Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Pal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today we will continue our fifth chapter, Major Domains of the Earth. इसमें हमने कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा है. आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर में ओशंस. ठीक है. लिथोस्फीयर मीन्स हमारा लैंड पार्ट कहलाता है और हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर. तो वाटर में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओशंस. ओशंस के बारे में हम पढ़ेंगे. ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर. कि ओशंस क्या है, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है हमारे हाइड्रोस्फीयर का. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. जितने भी ओशन हैं, सीज हैं, ऑल आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. द ओशंस वाटर आर ऑलवेज मूविंग. ओशन का वाटर आप देखो, वाटर जो है वो आप देखोगे तो हमेशा क्या होता है, मूव करता रहता है. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा. सो ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग. ओशन वाटर क्या होता है, हमेशा मूव करता रहता है, चलता रहता है. आप देखोगे कभी भी समुद्र के अंदर जो पानी होता है वो हमेशा स्थिर नहीं होता, हमेशा क्या रहता है, ऐसा लगता है जैसे चल रहा है, मूव कर रहा है. द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर. ओशन के अंदर ये जो वाटर के मूवमेंट्स होते हैं उनको हम थ्री टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि थ्री टाइप्स में, सॉरी कन्वर्ट नहीं, क्लासीफाई करते हैं. ठीक है. तो इनके मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, वेव्स, टाइड्स और करंट्स. ये जो मूवमेंट है ओशन के, इनको क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड. यानी कि जो स्पीड है उनके मूवमेंट की, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है. द टाइड्स, ओशन एंड वेव्स. द फाइव मेजर ओशंस आर. अब आपको क्या बताना है, कौन कौन से ओशंस हैं. अब आप एक काम कीजिए, आप पेज नंबर निकाल लीजिए 31. 31 पर आपका वर्ल्ड मैप दिया हुआ है ना, कंटिनेंट्स का जो मैप दिया हुआ है, आप वो पेज निकालो. अब यहाँ से आपको ओशंस बताने हैं, कौन कौन से ओशंस हैं. उस पे नाम लिखे हुए हैं ना. पैसिफिक ओशियन, यस, पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशियन, अटलांटिक, आर्टिक ओशियन एंड कौन से ओशन है, और देखो उसमें अच्छे से मैप में. मैप में देखो, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्टिक, इंडियन ओशन है ना. इंडियन और एक और साउथर्न देखो ओशियन, है. साउथ ओशियन, यस, साउदर्न ओशियन, साउदर्न ओशन. ठीक है. तो ये आपके 5 ओशंस हैं, इंडियन ओशन, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्टिक और साउदर्न ओशंस. यस, लेट्स कंटिन्यू कि हमारे कौन कौन से ओशंस हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न और आर्टिक ओशन. इन ऑर्डर टू देयर साइज, उनके साइज के अकॉर्डिंग, यानी कि उनकी जो साइज है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है आपका पैसिफिक, सेकेंड आता है आपका अटलांटिक, थर्ड है इंडियन, ये थर्ड है बेटा, ये थर्ड है, और आर्कटिक आपका फोर्थ है, और फिफ्थ है आपका
साउदर्न ओशन। अकॉर्डिंग टू देयर साइज, उनकी साइज के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया गया है। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। अब आप लोग एक काम करो, वो मैप निकाल लो। दैविक, आप वो मैप का वाला पेज निकाल लो, उसमें देखो कि जो पैसिफिक ओशन मैम निकाल रहा है। हाँ, आप देखो उसमें जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे लार्जेस्ट है ना, लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। पैसिफिक ओशन जो है वो हमारे अर्थ के 1/3 पार्ट को कवर करता है। Mariana Trench, the deepest part of the earth, lies in the Pacific Ocean. Pacific Ocean में कौन सा ट्रेंच है? मैरियाना ट्रेंच। जो पैसिफिक ओशन है उसमें आपका मैरियाना ट्रेंच है। ये चीज मैप में नहीं दी गई है, मैप में इसका नाम नहीं दिया गया है। मैरियाना ट्रेंच मीन्स क्या होती है? जो खाइयाँ होती है ना, खाई जो बड़ी बड़ी वैलीज टाइप, तो वो यहाँ पर है कहाँ? पैसिफिक ओशंस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। पैसिफिक ओशन जो है उसका शेप कैसा है? सर्कुलर। उसका शेप जो है वो कैसा है? सर्कुलर शेप है। एंड एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट। इस पैसिफिक ओशन के पास में कौन कौन से जो कंट्रीज हैं वो लोकेटेड हैं? एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज जो हैं वो इसके चारों तरफ है। कहाँ? पैसिफिक ओशंस के पास में। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ कंटिनेंट अराउंड द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के पास में कौन कौन से कंटिनेंट है? आप बताओ, पैसिफिक ओशन के पास में कौन सा कंटिनेंट है? यस देविक, पैसिफिक ओशन के पास में कौन सा कंटिनेंट है? एटलांटिक। हाँ, नहीं, सॉरी, पैसिफिक ओशन के पास कौन से कंटिनेंट है? ओशन नहीं बताना है आपको, कंटिनेंट बताना है। कौन सा कंटिनेंट है? नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका, सॉरी, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट नहीं है पैसिफिक ओशन के पास में। और उस साइड से आप देखते हो तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया है ना। नेक्स्ट यस मैम। देखो, अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। सेकेंड लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? अटलांटिक ओशन। ठीक है, इन द वर्ल्ड इट इज एस शेप। इसका जो शेप है वो देखो इस मैप के अंदर, इस मैप के अंदर ये आपका अटलांटिक ओशन है। इसका जो शेप है वो कैसा है? एस टाइप में, इस तरीके से बन रहा है। ये देखो एस शेप बन रहा है ना, बन रहा है क्या? अटलांटिक ओशन जो है इसका शेप कैसा है? एस शेप। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका इन द ईस्टर्न साइड। अब देखो, ये जो आपका अटलांटिक ओशन है इसके वेस्टर्न पार्ट में तो आपका नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, और इस साइड में आपका कौन सा है? ईस्टर्न पार्ट में, सॉरी वेस्टर्न पार्ट में यूरोप एंड अफ्रीका, यूरोप एंड अफ्रीका कंटिनेंट on the eastern side. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. This irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. कि ये जो coastline है इसमें ये जो यहाँ पर है तो इसकी वजह से ये easily यहाँ अफ्रीका में भी जा सकता है, यूरोप में भी जा सकता है, इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में भी जा सकता है। तो बहुत सारे पोर्ट्स जो हैं, पोर्ट्स क्या होते हैं? पोर्ट्स मीन्स क्या होता है? हार्बर और पोर्ट्स, पोर्ट्स मीन्स होता है बंदरगाह। जैसे कि जो ट्रेड वगैरह करते हैं ना, जो व्यापार वगैरह करते हैं, व्यापार के लिए जो बड़े बड़े शिप आपने देखे होंगे जिसमें बहुत सारा सामान जो है वो लोड करके और विदेशों में भेजा जाता है,
तो वो पोर्ट कहलाते हैं जहां से शिप्स को फिल किया जाता है अदर कंट्रीज में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके पोर्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, सो इट इज द बिजिएस्ट ओशन, और सबसे बिजिएस्ट ओशन है कौन सा, अटलांटिक ओशन। क्यों, क्योंकि इसके पास देखो कितने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, तो हर तरीके से ये क्या है, हर तरफ से क्या रहता है, बिजी रहता है ना। नेक्स्ट है आपका इंडियन ओशन। इंडियन ओशन देखो आप मैप के अंदर कहां पर है, एशिया के नीचे। इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। इंडियन ओशन ही एक ऐसा ओशन है जो कि इंडिया के नाम पर रखा गया है। ठीक है, कंट्री के बाद में उसका नाम क्या है, इंडिया रखा गया, दैट इज इंडिया। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, कि ये जो इंडियन ओशन है इसका शेप कैसा है, ट्रायंगुलर शेप है। ट्रायंगुलर शेप कैसे बन रहा है, देखो आप, ये देखो एक लाइन आपकी इधर आई, एक इस तरफ है, और ये ट्रायंगुलर शेप में बन रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, ये ट्रायंगुलर शेप इसको बताया गया है। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया। इंडियन ओशन के नॉर्थन पार्ट में कौन सा कंटिनेंट है, एशिया, एंड इन द वेस्ट, वेस्टर्न में अफ्रीका, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। तो ये ट्रायंगुलर शेप में इंडियन ओशन जो है वो लोकेटेड है। फिर नेक्स्ट आता है आपका साउदर्न ओशन। एनसर्कल द कंटिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स नॉर्थ टू डिग्री 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये देखो आपका जो साउदर्न ओशन है, ये एंटार्क्टिका ओशन के एकदम ऊपर जो है वो साउदर्न ओशन है आपका, एक्सटेंड टू नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये देखो साउदर्न पार्ट में जो है वो ये आपका है साउदर्न ओशन, ये एंटार्क्टिका के पास में, ये देखो इस तरीके से जो 60 डिग्री का जो एंगल बनता है, इस शेप में ही जो है ये इस तरीके से यहाँ मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन है इज लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल के पास में ही आर्टिक ओशन जो है वो लोकेटेड है, ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आर्टिक ओशन इज लोकेटेड विद द आर्टिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। इसमें देखो आप कि ये जो नॉर्थ पोल है वो भी इसमें इंडिकेट किया जा रहा है, नॉर्थ पोल जो है उसको भी इंडिकेट किया जा रहा है। एंड it is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. It is bound by northern coast of North America and Eurasia. यानी कि ये जो आर्टिक ओशन है, ये देखो आप, इसमें मैप के अंदर एशिया से भी कनेक्टेड है, यूरोप से भी कनेक्टेड है, और इसके साथ साथ कुछ पार्ट्स जो नॉर्थ अमेरिका का भी इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये मैप वाला जो आपका ओशन वाला जो टॉपिक है, ये आपको समझ में आया देविक? यस मैम। चलो तो अब आगे पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एटमॉस्फेयर का। नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेयर। जैसे कि हमने लिथोस्फीयर में लैंड पार्ट को पढ़ा है, हाइड्रोस्फीयर में वाटर पार्ट्स को हमने कवर किया है, उसी तरीके से हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें हमारे जितने भी एयर प्रेजेंट है उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस। अर्थ जो है वो एक गैस से पूरी चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. कि ये जो thin layer है gases की, वो इस planet की सबसे important part कहलाती है। It provides us with the air. इस atmosphere से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, air, and protect us from the harmful effect of sun rays। कि एक तो air जिससे हम क्या करते हैं, breathe करते हैं, हम सांस लेते हैं। दूसरी जो harmful rays हैं, हार्मफुल रेज किसकी,
सन की जो हार्मफुल रेज है उनसे हमें ये एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। अगर कंटिन्यूसली सपोज सन की जो हीट है वो अगर हम तक पड़ती रहेगी और हवा नहीं चलेगी तो उससे क्या होगा, हम लोग जल जाएंगे पूरे। क्योंकि कई बार आप देखते हो जब बहुत ज़्यादा तेज धूप होती है और हवा नहीं चलती तो उस टाइम पर हम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, और जैसे ही हवा चलती है हमें कुछ राहत मिलती है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो गैसेज हैं, ये लेयर हैं एयर की, ये हमें क्या करती है, सन की जो हार्मफुल रेज है उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। ठीक है। The atmosphere extend up to the height of about 16,000 किलोमीटर। ये जो एटमॉस्फेयर है वो कितने दूरी पर है, हमारे एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस के अंदर उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 16,000 किलोमीटर। ठीक है, 16,000 किलोमीटर। The atmosphere is divided into 5 layer based on composition, temperature and properties। कि एटमॉस्फेयर जो है उसको डिफरेंट 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पोजिशन, कि किस तरीके से वो बना है, उसके कॉम्पोजिशन के बेस पर, टेम्परेचर के बेस पर, कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है कहीं पर कम है तो उस टेम्परेचर के बेस पर उसको क्लासीफाई किया गया है, एंड देयर प्रॉपर्टीज, और वो क्या क्या काम करते हैं उनके बेस पर उनको डिवाइड किया गया है इन 5 डिफरेंट पार्ट्स। दिस लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। कि अर्थ सरफेस से जो हमारा स्टार्टिंग लेयर है वो कहलाता है ट्रोपोस्फियर। कि सपोज ये हमारा अर्थ का जो सरफेस लेयर है, सबसे स्टार्टिंग लेयर जो है वो क्या कहलाएगा, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, जो स्टार्टिंग लेयर है वो क्या कहलाता है, ट्रोपोस्फियर। द स्ट्रेटोस्फियर, द मेसोस्फियर, सेकेंड जो लेयर है वो है आपका स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड जो लेयर है वो कहलाता है मेसोस्फियर। फोर्थ जो लेयर है वो है आपका थर्मोस्फियर। और जो लास्ट लेयर है आपका वो है आपका एक्सोस्फियर। ये डिफरेंट लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के। ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें मेनली कौन से गैसेज है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, विच मेड अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। यानी कि जिसमें 99% जो है वो क्लीन ड्राई एयर प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो है वो 21% प्रेजेंट है, और बाकी जो अदर गैसेज हैं वो 1% प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। इनको हम करते हैं तो कितना आता है, 99 हुआ ना, 99% हुआ। अब हमारा जो 1% है वो कौन सा गैस है, कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, हमारा जो 1% है वो है अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। इसमें 1% में इंक्लूड है कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, और अदर गैसेस भी प्रेजेंट हैं जिनसे मिलकर बनता है 100% हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये क्या है, एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन है। ठीक है, किसका कॉम्पोजिशन है ये, एटमॉस्फेयर का। ठीक है, इस एटमॉस्फेयर का ये कॉम्पोजिशन है। So, atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which make up about 99% of clean dry air, nitrogen 78%, oxygen 21%, and other gases like carbon dioxide, argon, and other comprises 1% by volume. Oxygen is the breath of life. Oxygen क्या है, हमारे लिए जरूरी है।
while nitrogen helps in the growth of living organisms. जितने भी living organisms हैं, plants, तो उन सब के लिए क्या जरूरी है? नाइट्रोजन. कार्बन डाइऑक्साइड through present in minute amount is important and it absorb heat radiated by the earth. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि जो सन की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. Is important and it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of plants. और इसीलिए हमारे एनवायरमेंट को कंट्रोल में रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के लिए भी जरूरी है. क्यों जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए? चलो बताओ आप, क्यों इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? यस देविक, शिवम, आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके प्लांट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स फूड बनाते हैं ना अपना कार्बन डाइऑक्साइड से. कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. सो द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेराइज इन विथ हाइट. कि जो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, मीन्स यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो इससे ऊपर हम जाएंगे वहाँ अलग होगा, वहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा. तो ये जो टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का, ये अलग अलग लेयर्स पर अलग अलग टेम्परेचर होता है. इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप. जब आप सी लेवल पर देखोगे, समुद्र के किनारे देखते हैं तो बहुत तेज हवा चलती है ना, लेकिन जैसे ही हम किसी हाइट पर पहुंचते हैं वहां देखते हैं एयर का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है. जैसे जैसे हम हाइट्स पर जाते हैं जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर क्या होने लगेगा? धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है. एंड decrease rapidly as we go up. You know the climber experience problem in breathing due to the decrease in the density of air. जैसे जैसे लोग ऊपर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो टेम्परेचर क्या होने लगता है? कम होने लगता है, इसीलिए लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है. They have to carry with them oxygen cylinder to be able to breathe at high altitude. जो भी ऊंचाई पर चढ़ते हैं मोस्टली वो अपने साथ क्या लेकर चलते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ताकि उनको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो. द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड्स. टेम्परेचर भी कम हो जाता है, यानी कि जैसे आप देखोगे कि जो माउंटेन एरियाज होते हैं, हिली एरियाज होते हैं, वहां पर आप यहाँ खड़े रहोगे नीचे तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए यहाँ गर्मी ज़्यादा लगती है. जैसे ही हम हाइट्स पर जाते हैं यहाँ टेम्परेचर लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर जो है वो बहुत लो होता है, जिसकी वजह से गर्मी कम लगती है. This vary the atmosphere exerted pressure on the earth and this varies from place to place. और ये place to place भी बहुत ज़्यादा changes होते हैं. और नीचे height और जो lower wages है वहाँ पर भी हम देखेंगे टेम्परेचर जो है बहुत डिफरेंट होता है. सभी जगह टेम्परेचर जो है वो एक जैसा नहीं रहता. Some areas experience high pressure एंड सम एरियाज लो प्रेशर. कहीं पर टेम्परेचर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, कहीं पर हम देखेंगे टेम्परेचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लो होते हैं. एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. मूविंग एयर इज नोन एज विंड. कि जो टेम्परेचर है वो हमेशा हाई टू लो मूव करते हैं. टेम्परेचर जो है वो कैसे मूव करेगा? हाई टू लो. और जो मूविंग एयर है, यानी कि जो चलती है, हवा वगैरह चलती है, उसे हम क्या कहते हैं? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. उसे क्या कहा जाता है? विंड कहा जाता है. ठीक है. अब नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है बायोस्फीयर, जिसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे. आपको इसमें कुछ पूछना है? नो मैम. यहाँ तक जो भी चीजें आपको बताइए आपको सब समझ में आ रहा है? यस मैम. वेरी गुड. तो इस चैप्टर में आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी करने हैं, जिसको आप टिक करो. मैम पेज नंबर. चलो मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ आपको.
मैम नोटबुक करने है क्या? हाँ, नोटबुक में करना है बेटा आपको। फर्स्ट वर्ड है एलिवेशन। ELEVATION, एलिवेशन। सेकेंड वर्ड है स्ट्रिप। थर्ड वर्ड है रिसर्च। फोर्थ वर्ड है प्रोपोर्शन। फिफ्थ वर्ड है एक्सटेंड्स। सिक्स्थ है एब्जॉर्ब। सेवेंथ है रिमूव। एट्थ है अल्टीट्यूड्स। ठीक है, आया आपको समझ में? लिख लिया आप लोगों ने? ये वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको नोट करनी है। ठीक है, जिनकी मीनिंग आप लिखोगे। ऑल ऑफ यू हैव रिटन? लिख लिया क्या आप लोगों ने? यस दैविक, मोहित, शिवम, लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम। वेरी गुड। मोहित, शिवम, आपने? आपका कंप्लीट हो गया? अब किसी को कोई डाउट है? कुछ पूछना चाहते हो? नो मैम। नो मैम। ओके स्टूडेंट्स, अपनी होमवर्क की नोटबुक आपको सबमिट करनी है, स्कूल में चेक करवा लेना बेटा। यस मैम।